गाइस, मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज हम लोग इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, species are of following types. The first is normal species. Species whose population levels are considered to be normal for their survival, such as cattle, sal, pine, rodents, etc. ऐसी स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन का जो लेवल है उसको आज के समय पर नॉर्मल माना गया है उनके सर्वाइवल के हिसाब से, जैसे कि कैटल्स जो हम जानवर जिनको हम पालते हैं, साल, पाइन, रोडेंट्स, ये सब नॉर्मल स्पीसीज हैं क्योंकि जो इनकी पॉपुलेशन है, ठीक है, वो उसको जो उसके लेवल को जो है पॉपुलेशन के लेवल को नॉर्मल माना गया है आज के समय में उनके सर्वाइवल के आधार पर, इसलिए ये नॉर्मल स्पीसीज हैं। कैटेगरी नंबर 2 उन्होंने लिया है वो है एंडेंजर्ड स्पीसीज। दीज आर द स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। ये वो स्पीसीज हैं जिनको खतरा है समाप्त होने का, यानी कि ये स्पीसीज जल्द ही खत्म हो सकती है, इनके ऊपर खतरे की तलवार लटक रही है। द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीसीज इज डिफिकल्ट इफ द नेगेटिव फैक्टर्स दैट हैव लेड टू हो गया है। अगर नेगेटिव फैक्टर ऐसे ही लगातार काम करता रहा तो वो दिन ढूंढ रही हैं जिससे इनकी पॉपुलेशन जो है जल्दी ही समाप्त ना हो जाए। तो अब इसमें जो हमसे एक्चुअल में कहना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये स्पीसीज ऐसे स्पीसीज हैं जो जो ख़त्म होने की कगार पर हैं या जिनको खतरा है ख़त्म होने का, और इनके सर्वाइवल के जो स्पीसीज होती हैं, इन स्पीसीज का जो सर्वाइवल है बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अगर ऐसे ही निगेटिव फैक्टर काम करता रहा और पॉपुलेशन जो है इनकी कंटिन्यू ऐसे ही ऑपरेट होती रही तो जाहिर सी बात है इनकी संख्या लगातार कम होती चली जाएगी। एग्जाम्पल के लिए ऐसी स्पीशीज में हमारे पास ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन, टेल्ड मैकेक, सेंगाई, ब्रो एंटर डियर इन मणिपुर एट्सेट्रा। ये वो सभी स्पीसीज हैं जो कि खतरे की कगार पर हैं, जो ख़त्म होने की तरफ बढ़ रही हैं बहुत तेज़ी से। फिर हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी उन्होंने ली है वो है वल्नरेबल स्पीसीज। दीज आर स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइन टू लेवल्स फ्रॉम वेयर इट इज़ लाइकली टू मूव इन टू द एंडेंजर्ड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर इफ़ द निगेटिव फैक्टर कंटिन्यू टू ऑपरेट। ये कह रहे हैं ये स्पीसीज वो स्पीसीज हैं या वो पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज हैं, ठीक है, जिनका लेवल लगातार घट रहा है और नेगेटिव फैक्टर ऐसे ही काम करता रहा तो वो दिन दूर नहीं है ये लोग भी खतरे की कगार पर आ जाएं, ये लोग भी समाप्त होने की कगार पर आ जाएं। यानी कि जो हमने इससे पहले कैटेगरी पढ़ी है एंडेंजर्ड कैटेगरी, वो बिल्कुल समाप्त होने की कगार पर हैं, और वल्नरेबल स्पीसीज जो हैं ये ऐसे स्पीसीज हैं जो अभी एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर पहुंच जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए द एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्पीसीज आर ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट्स, गंगेटिक डॉल्फिन्स एट्सेट्रा। हमारी गंगा नदी में जो डॉल्फिन हैं और एशिया में जो एलिफेंट्स पाए जाते हैं और जो ब्लू शिप हैं, ये जो हैं वल्नरेबल स्पीसीज हैं जो अभी तो सही अमाउंट में देखने को मिल जाती है, लेकिन जल्दी ही अगर नेगेटिव फैक्टर ऐसा ही काम करता रहा तो ये भी खतरे के निशान पर पहुंच जाएंगी, यानी कि ये स्पीसीज भी एंडेंजर्ड हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट जो कैटेगरी ली है वो है रेयर स्पीसीज की। ये स्पीसीज कौन सी हैं? स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट। कह रहे हैं रेयर स्पीसीज जो हैं ऐसी स्पीसीज हैं, ठीक है, जिनकी पॉपुलेशन बहुत स्मॉल है लेकिन ये बहुत जल्दी ही एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी में आ जाएंगे अगर नेगेटिव फैक्टर ऐसे ही उनको अफेक्ट करता रहा और कंटिन्यू ऑपरेट होता रहा तो। यानी कि ये ऐसी स्पीसीज हैं जो कि इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है लेकिन नेगेटिव फैक्टर ऐसे ही काम करता रहे
ठीक है। तो इस वजह से ये जो स्पीसीज हैं ये एंडेंजर्ड या वल्नरेबल स्पीसीज की कैटेगरी में पहुंच जाएंगी। द एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्पीसीज आर द हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल एटसेट्रा। ये सब वो स्पीसीज हैं जो कि रेयर स्पीसीज के अंदर कंसीडर की जाती हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है स्पीसीज की वो है एंडेमिक स्पीसीज। These are species which are only found in some particular areas, usually isolated by natural or geographical barriers. Endemic isolated by natural और geographical barriers ऐसे एरिया में पाई जाती हैं, और जहाँ पर अदर जो है पॉपुलेशन या स्पीसीज का आना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है, इनका अदर स्पीसीज के साथ इतना प्रॉपर कांटेक्ट नहीं होता है, तो ऐसी स्पीसीज जो है ये एंडेमिक स्पीसीज हैं। एग्जाम्पल के लिए ऐसी स्पीसीज जो कि जैसे हमारे पास अंडमान निकोबार में देखने को मिलती हैं, अंडमान में टील, निकोबार में पिजन, अंडमान में वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। ये स्पीसीज जो हैं ऐसी स्पीसीज हैं जो कि अदर वेराइटीज़ जो है स्पीसीज की उनसे थोड़ा दूर है, उनसे संपर्क में नहीं है नेचुरल बैरियर्स या जोग्राफिकल बैरियर्स की वजह से, तो इनको एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं, जो कि हमें बहुत ही कम दिखाई देती हैं और ये किसी स्पेसिफिक रीजन में ही हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी हमारे पास है वो है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। दीज आर स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सच ऑफ नॉन और लाइकली एरियाज वेयर दे मे अकर। एक्सटिंक्ट स्पीसीज एक्चुअल में ऐसी स्पीसीज होती हैं जो कि अब उन एरियाज में दिखाई नहीं देती हैं जिन एरियाज में वो पहले हुआ करती थी, यानी कि उस जगह से वो अब खत्म हो चुकी होती हैं। अ स्पीसीज मे बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम अ लोकल एरिया, रीजन, कंट्री, कॉन्टिनेंट और द एंटायर अर्थ। कोई स्पीसीज जो है हो सकता है किसी लोकल एरिया से एक्सटिंक्ट कर जाए, रीजन से कर सकता है, कंट्री से कर सकता है, कॉन्टिनेंट से या पूरी अर्थ से ही खत्म हो सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्पीसीज आर द एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक। कहते हैं जो इस तरह की जो स्पीसीज हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल हमें देकर बताए इन्होंने। एशियाटिक चीता यानी कि जो हमारे एशिया में जो चीता देखने को मिलता है वो, और जो पिंक हेड डक है वो। तो ये एक्चुअल में ऐसी स्पीसीज हैं जो कि कब खत्म हो चुकी हैं, बिल्कुल जो हमें प्राय देखने को नहीं मिलती हैं। चलिए अब हम लोग उन जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने बीच में भी कहा ना, बार हम वर्ड यूज़ कर रहे थे नेगेटिव फैक्टर, तो वो एक्चुअल में है क्या। व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉज सच फेयरफुल डिप्लेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। इफ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट हाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड नेचर इनटू रिसोर्स ऑब्टेनिंग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ये समझ में बिल्कुल आ जाएगा पूरी तरह से कि हमने किस तरीके से अपने नेचर को ट्रांसफॉर्म कर लिया है रिसोर्सेज के रूप में, और हम इससे क्या करते हैं, रिसोर्सेज को ऑब्टेन करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ से, जैसे कि वुड, बार्क, लीव्स, रबर्स, मेडिसिन्स, डाइज, फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्यूर एटसेट्रा। ये वो सब थिंग्स हैं, वो सब रिसोर्सेज हैं जो हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से ऑब्टेन करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सो इट इज़ वी आवर सेल्फ हु हैव। सो हम कह सकते हैं कि वो हम खुद हैं जो कि इनको डिप्लेट कर रहे हैं, यानी कुल मिला के कहते हैं हम कह सकते हैं कि जो भी फ्लोरा एंड फौना का जो डिप्लेशन हो रहा है उसमें जो सबसे बड़ा जो नेगेटिव फैक्टर है वो inflicted on Indian forest was during the colonial period due to the expansion of the railways, agriculture, commercial and scientific forestry and mining activities। ये हमसे कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा जो नुकसान हमने जो पहुंचाया है फॉरेस्ट वगैरह और वाइल्ड लाइफ को, वो बेसिकली कॉलोनियल पीरियड में देखने को मिलता है, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड के समय पर हमने रेलवेज का एक्सपेंशन किया, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन किया, कॉमर्शियल और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री हमने करनी शुरू करी और माइनिंग एक्टिविटीज़ को हमने बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट को कट किया गया और जिससे वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था।
इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, और जब हम आज़ाद हो गए उसके बाद भी एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कंटिन्यू होता रहा, ठीक है। और ये बहुत बड़ी वजह है फॉरेस्ट रिसोर्सेज के डिप्लेशन के पीछे, किसका, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन करना। बिटवीन 1951 एंड 1980, अब इन्होंने एक डाटा देकर बता रहा है कि 1951 से लेकर 1980 तक, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया का जो फॉरेस्ट सर्वे हुआ 1951 से लेकर 1980 के बीच का, उसके हिसाब से जो आइडिया है उसके हिसाब से बताते हैं लगभग 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया को कन्वर्ट कर दिया गया एग्रीकल्चरल लैंड में ऑल ओवर इंडिया। इंडिया में जितना भी एरिया है उसमें 26,200 जो फॉरेस्टेड एरिया था उसको साफ कर कर उसको एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया। सब्सटेंशियल पार्ट्स ऑफ द ट्राइबल बेल्ट्स, उन्होंने कुछ बता रहे हैं जगह पर ऐसे एरिया जहाँ पर ट्राइबल्स लोग रहते हैं, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, वी हैव बीन डिफॉरेस्टेड और डिग्रेडेड बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम, अ टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये कह रहे हैं वो सभी कर उनको डिफॉरेस्ट कर दिया गया है, डिग्रेड कर दिया गया है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो कि एक टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है जिसको झूम के नाम से जाना जाता है उसके लिए। तो ये सब बेसिकली जो है हमने देखा है इसके अंदर, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव आल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। एक रीज़न हमने पढ़ा कि कॉलोनी पीरियड में बहुत बड़े पैमाने में फॉरेस्ट को कट किया गया एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए, रेलवे ट्रैक्स बिछाने के लिए फॉरेस्ट को बहुत बड़ी मात्रा में क्लीन किया गया था। अब जो दूसरा रीज़न हम हमें बता रहे हैं कि जो बड़े बड़े जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने भी बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट करने में जो है अपनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। सिंस 1951 ओवर 5,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वॉज क्लियर्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। कह रहे हैं 1951 में लगभग 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट का एरिया था उसको क्लियर कर दिया गया था सिर्फ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग with projects like the Narmada Sagar project in Madhya Pradesh which would inundate 40,000 hectares of forest। कह रहे हैं जो फॉरेस्ट को क्लियर करने का जो प्रोसेस है वो प्रोजेक्ट वो कंटिन्यू है अभी भी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि एग्जांपल देकर बताया नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो कि मध्य प्रदेश में है। इस नर्मदा सागर प्रोजेक्ट के लिए लगभग 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है या उसको डिप्लेट किया जा रहा है। माइनिंग भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देता है। द बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज अ सीरियसली थ्रेटन्ड बाय द ऑन गोइंग डोलोमाइट माइनिंग। कह रहे हैं जो हमारे पास बक्सा टाइगर रिजर्व जो वेस्ट बंगाल के अंदर हमने बना रखा है, ठीक है, उसको भी बहुत बड़ी मात्रा में जो नुकसान पहुंचा रहा है वो डोलोमाइट माइनिंग कर रही है। डोलोमाइट माइनिंग की वजह से जो बक्सा टाइगर रिजर्व है इसमें एनिमल्स और वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, जो फॉरेस्ट है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। इट हैज़ डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज एंड ब्लॉक द माइग्रेशन रूट ऑफ सेवरल अदर्स इंक्लूडिंग ग्रेट इंडियन एलिफेंट। कह रहे हैं इसने बहुत बड़ी मात्रा में जो नेचुरल हैबिटेट हैं उस जगह की, ठीक है, वो बहुत सारी जो स्पीसीज हैं उनकी लाइफ को जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है और ब्लॉक कर दिया है माइग्रेशन उन एनिमल्स का, उन सेपरेट बहुत सारी स्पीसीज का एक जगह से दूसरी जगह पर होने में। खासतौर पर जो ग्रेट इंडियन एलिफेंट है उसका रास्ता भी इन्होंने ब्लॉक किया एक तरह से। मैनी फॉरेस्टर्स एंड इन्वायरमेंटलिस्ट होल्ड द व्यू दैट द ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग फैक्टर्स बिहाइंड द डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। कह रहे हैं बहुत सारे फॉरेस्टर्स और जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनका मानना है कि सबसे बड़ा जो फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेस्ट को डिग्रेड किया जा रहा है, डिप्लेट किया जा रहा है फॉरेस्ट रिसोर्सेज का, वो ग्रेजिंग और फ्यूल वुड कलेक्शन है। दो देयर मे बी सम सब्सटेंसेस इन देयर आर्ग्यूमेंट, और इसमें उन्होंने कहा है कि इसके में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इसके आर्ग्यूमेंट में हम ले सकते हैं। yet the factor remains that a substantial part of the fuel fodder demand is met by looping rather than by felling entire trees। बहुत जो मेन जो फैक्टर कह रहे हैं फैक्टर रिमेन्स दैट सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द फूड फ्यूल फॉडर। कह रहे हैं जो लोग सिर्फ खाना बनाने के लिए जो फ्यूल की लकड़ी का इस्तेमाल फ्यूल के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं,
सिर्फ एक वही फैक्टर नहीं है, बहुत से लोग क्या करते हैं, पेड़ों को ही कट कर देते हैं, पूरे पूरे पेड़ों को कट कर देते हैं लेकिन लकड़ी के लिए। तो इससे जो है बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेस्ट जो है कट होते चले जा रहे हैं फ्यूल के लिए, लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए। द फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स आर रिपोजिटरीज ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। कह रहे हैं जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो रिपोजिटरीज होता है, और कुछ कंट्रीज में जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट ये अवेलेबल भी करवाते हैं। मिनरल्स एंड अदर रिसोर्सेज दैट मीट द डिमांड्स ऑफ द रैपिडली एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमीज। जो अर्बन इकोनॉमीज में बहुत तेज़ी से जो इंडस्ट्रियल डिमांड जो बढ़ रही है उसके लिए फॉरेस्ट जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं, और मिनरल्स भी हमें उन एरिया से मिलते हैं। इसकी वजह से इनकी and therein lies the fertile ground for conflicts। और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके अपनाए हैं, ठीक है, और वो इसको जो है इसके लिए फाइट भी लगातार कर रहे हैं, और इसके लिए वो लगातार झगड़े भी कर रहे हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पॉचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग, फॉरेस्ट फायर्स आर फैक्टर्स which have led to a decline in India's biodiversity। ये कह रहे हैं जो हमारा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, अपने रहने के लिए हमने क्या किया है, बहुत बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन किया है फॉरेस्ट का। हमने हंटिंग करी है, हमने पाउचिंग की है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है हमारी वजह से हो रहा है, पॉइजनिंग और फॉरेस्ट फायर्स, ये सब वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से are unequal access, inequitable consumption of forest resources and differential sharing of responsibilities for environmental well-being। कह रहे हैं इसके अलावा कुछ और अदर फैक्टर्स भी हैं, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंटल को डिस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे कि अनइक्वल एक्सेस, सबको बराबरी का उसका यूज़, सब बराबर यूज़ नहीं करते हैं उसको। इनइक्विटेबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज का इनइक्विटेबल कंजम्पशन होता है, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इन्वायरमेंटल वेलबींग के लिए, ये सब वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ओवर पॉपुलेशन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफन साइटेड एज द कॉजेस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। कहना है जो ओवर पॉपुलेशन जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, ठीक है, उनकी वजह से भी इन्वायरमेंटल बहुत बड़े पैमाने पर डिग्रेडेड हो रहा है, इन्वायरमेंट बहुत बड़े पैमाने पर डिग्रेड हो रहा है। हाउएवर एन एवरेज अमेरिकन कंज्यूम्स 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज देन एन एवरेज सोमालियन। कह रहे हैं एक अमेरिकन जो पर्सन है वो लगभग 40 टाइम्स ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करता है एवरेज सोमालियन पर्सन से। सिमिलरली द रिचेस्ट 5% ऑफ इंडियन सोसाइटी, ऐसे इन्होंने एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि इंडिया के लगभग 5% जो सबसे अमीर लोग हैं, ठीक है, उनके पास वो लोग क्या करते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि रिचेस्ट 5% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, ठीक है, वो मोर इकोलॉजिकल डैमेज करते हैं इन्वायरमेंट को बिकॉज ऑफ द अमाउंट दे कंज्यूम देन द पुअरेस्ट 25%, क्योंकि ये जो पुअर्स जितना यूज़ करते हैं उसके मुकाबले ये 25% से ज़्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं उनके मुकाबले। द फॉर्मर शेयर्स मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्वायरमेंट, लेकिन वो इन रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। द क्वेश्चन इज हु इज़ कंज्यूमिंग व्हाट, कौन क्या कंज्यूम कर रहा है और कहाँ से कंज्यूम कर रहा है और कैसे कंज्यूम कर रहा है, हमने ये सब फैक्टर्स को भी देखना पड़ता है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज़ नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू। कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रक्शन है फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ का, ये कोई बायोलॉजिकल इशू नहीं है। द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। लेकिन जो बायोलॉजिकल लॉस है वो स्ट्रांगली कोरिलेटेड है किसके साथ, लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ। सच लॉसेस हैव इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड एंड impoverished many indigenous and other forest dependent communities who directly depend on varieties components of the forest and wildlife for food। ये हमसे कह रहे हैं कि जो लॉसेस हैं वो बहुत तेज़ी से मार्जिनलाइज हुए हैं और इम्प्रोविज्ड हुए हैं
बहुत सारे इंडिजिनियस और अदर फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ के साथ, जो कि डायरेक्टली डिपेंड करती हैं वेरियस कंपोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के ऊपर, फूड के लिए, ड्रिंक के लिए, मेडिसिन के लिए, कल्चर के लिए और स्पिरिचुअलिटी के लिए। विद इन द पुअर वुमन आर अफेक्टेड मोर देन द मेंस। क्या अगर हम पुअर्स के बीच में अगर हम बात करें, उसमें जो वुमेन्स हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड हैं मेंस के मुकाबले। इन मैनी सोसाइटीज़ वुमेन बेयर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्यूल, फॉडर, वाटर एंड अदर बेसिक सबसिस्टेंस नीड्स। कह रहे हैं बहुत सारी सोसाइटी में जो वुमेन्स हैं वो ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर करती हैं, जैसे कि कलेक्शन करना फ्यूल का, फॉडर का, वाटर और अदर जो बेसिक सब्सटेंस नीड्स होती हैं, उन सब के लिए वुमेन्स ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एज दीज रिसोर्सेज आर डिप्लेटेड, अब क्योंकि ये रिसोर्स आर डिप्लेट हो रहे हैं बहुत तेज़ी से, द drudgery of women increases and sometimes they have to walk for more than 10 किलोमीटर to collect these resources। और इन रिसोर्सेज के डिप्लेट होने की वजह से वुमेन्स के ऊपर जो है लगातार प्रेशर बढ़ रहा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है इसको दूर कलेक्ट करके लाने की, और इसी वजह से जो वुमेन्स हैं वो लगभग 10 किलोमीटर तक का एरिया भी ट्रेवल कर जाती हैं इन रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए। दिस कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर वुमेन, और इसकी वजह से वुमेन्स की हेल्थ पर बहुत ज़्यादा सीरियस इफेक्ट पड़ता है। एंड नेग्लिजेंस ऑफ होम एंड चिल्ड्रंस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड हावर्स ऑफ वर्क, और ये होम का नेग्लिजेंस होता है इनके ऊपर, चिल्ड्रंस भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, और इसी वजह से जब लगातार ये वर्क करती हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो है ये जो है समाज के अंदर एक तो पिछड़ी होती चली जाती हैं और ये इल रहती हैं हमेशा, और सीरियस सोशल इम्प्लीकेशंस का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन सच एज सीवियर ड्रॉट्स और डिफॉरेस्टेशन इंड्यूस्ड फ्लड्स। ये कह रहे हैं कि जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है डिग्रेडेशन का, उसमें सबसे पहला जो बताया वो है सीवियर ड्रॉट, बहुत बड़े पैमाने पर सूखा पड़ जाना, और फॉरेस्ट ही नहीं है तो फ्लड्स जो है बहुत बड़े एरिया में जो है फ्लो करती चली जाती हैं, बहती चली जाती हैं, बढ़ जाती हैं। एंड ऑल्सो एटसेट्रा ऑल्सो हिट्स द पुअर द हार्डेस्ट, और इन सब की वजह से सबसे ज़्यादा जो नुकसान जो होता है वो गरीब व्यक्ति को होता है। पुवर्टी इन दीज केसेस इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, और इन सभी केसेस में पुवर्टी जो है सबसे बड़ा आउटकम है इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस का। देयरफॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर वाइटल टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इसी वजह से फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ हैं ये बहुत ज़्यादा वाइटल हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए इन द सब कॉन्टिनेंट। इट इज़ इम्पेरेटिव टू अडॉप्ट टू साउंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एक साउंड फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज को अपनाएं, जिससे कि हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें। ठीक है गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे जिसके अंदर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।